Hello friends, this is Mansi. As you can see, today we will discuss some questions related to general science which are super interesting. So without any delay, let's get started. So here is our first question. Our first question is the unit of length of the approximate distance from the earth to the sun is अर्थ टू द सन, फ्रॉम द अर्थ टू द सन, अर्थ से लेकर सूर्य की औसत दूरी और अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस की लंबाई की यूनिट कितनी होगी। हमारे ऑप्शंस हैं लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन या फिर जूल। तो सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की दूरी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेज़र करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सही होगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के। ओके, तो द यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who invented the fountain pen? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? योर ऑप्शंस आर बर्ड्स आई, लेविसी वाटरमैन, ली डी फॉरेस्ट, एज़बर्ग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लेविसी वाटरमैन। लेविसी वाटरमैन यूएसए के थे जिन्होंने फाउंटेन पेन का इन्वेंशन किया था इन 1884 में। कब किया था? 1884 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Who invented stainless steel? Who invented stainless steel? स्टेनलेस स्टील क्या है? जिसमें जंग नहीं लगता है वो स्टील। तो आपके ऑप्शन है विलियम हॉवर्ड, जोसेफ एस्प्टिन, हैरी ब्रेयरले, जेम्स डायसन। आपका करेक्ट ऑप्शन है हैरी ब्रेयरले। हैरी ब्रेयरले ने स्टेनलेस स्टील का इन्वेंशन किया था जो कि 1871 में किया था। कब किया था उन्होंने? 1871 में। स्टेनलेस स्टील में जंग इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि उसमें क्रोमियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसमें क्रोमियम की क्वांटिटी 15 to 20% होती है। ये स्टील का ही एक रूप है। स्टील में जंग लग जाता है क्योंकि उसमें कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता। जो हम घरों में बर्तन यूज़ करते हैं तो वो स्टेनलेस स्टील के ही बने होते हैं। तो आपका हु इन्वेंटेड स्टेनलेस स्टील? हैरी ब्रेयरले इन 1871। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है आफ्टर रिलीजिंग द बुलेट राइफल डिफ्लेक्ट्स बैकवर्ड, दिस इज ड्यू टू। जब हम बुलेट चलाते हैं, बुलेट राइफल चलाते हैं, बुलेट उसमें से निकलती है तो हमें पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है? पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है? ये किसके कारण होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है किसका? एक्शन और रिएक्शन का लॉ है। एक्शन रिएक्शन लॉ अगर हम समझे तो इसको डेली लाइफ एग्जांपल से समझे। जैसे कि हम जब चलते हैं ना, तो जब ज़मीन पे चलते हैं तो हम अपने पैरों से ज़मीन को पीछे की तरफ ढकेलते हैं जिससे कि ज़मीन हमें आगे की तरफ बढ़ाती है। ठीक है, तो हमने एक्शन किया, इसका रिएक्शन हमको मिला, हम आगे बढ़े। अगर दूसरा एग्जांपल ले लें तो अगर एक पक्षी, बर्ड एक हवा में उड़ता है, वो अपने पंखों को ऊपर नीचे करता है जिससे कि हवा नीचे जाती है और वही हवा फिर उसके प्रेशर के कारण वो ऊपर बढ़ता चला जाता है। तो ये एक्शन और रिएक्शन का लॉ है। जो जैसे हम बुलेट में राइफल शूट करते हैं और उसका झटका हमें पीछे की तरफ लगता है। एक्शन का रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। वाइल कैचिंग द बॉल कैच करते वक्त अ क्रिकेट प्लेयर्स लोअर हिज हैंड। एक क्रिकेट प्लेयर जो होता है अपने हाथों को इस तरह से नीचे नहीं कर लेता है, ऐसे दोनों हाथों से। रिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या रिड्यूस करने के लिए? फोर्स रिड्यूस करने के लिए, मोमेंटम रिड्यूस करने के लिए, इम्पल्स रिड्यूस करने के लिए, टाइम टू कैच रिड्यूस करने की पकड़ने का टाइम। तो देखिए, जब क्रिकेट प्लेयर नीचे करता है, जिस वेलोसिटी से वो बॉल आ रही होती है उसको आने में अधिक समय लगे, ताकि वो अधिक समय ले, जिसके कारण एक्सेलरेशन हमारा ज़ीरो हो जाए। और एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा तो उसका
आवेग यहाँ पे काम करे, आवेग मतलब इम्पल्स, तो यहाँ पे ताकि उसका इम्पल्स कम हो जाए, एक्सेलरेशन 0 हो जाए। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा है, आ कार कम्स टू अ हाल्ट, जब एक कार रुकती है, व्हेन टू द ब्रेक्स आर अप्लाइड मेनली ड्यू टू द फोर्स, किस फोर्स के कारण? ग्रेविटी के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, फ्रिक्शन के कारण, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण? तो इसका ऑप्शन होगा फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट वर्क करता है, तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, तो कार रुकने का कारण है फ्रिक्शन फोर्स। हम जब हम चलते हैं तो भी हमारा फ्रिक्शन फोर्स उसी के कारण रुकते हैं। 7 क्वेश्चन पे आते हैं। हु इन्वेंटेड रिवॉल्वर? रिवॉल्वर मतलब पिस्तौल, पिस्तौल को 6 शूटर भी बोलते हैं, 6 शूटर। तो किसने इन्वेंट किया उसको? विलियम हंट ने, रॉबर्ट एच गोडार्ड ने, हेनरी ओगले ने, सैमुअल कॉल्ट ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सैमुअल कॉल्ट ने। रिवॉल्वर का इन्वेंशन किया था सैमुअल कॉल्ट ने, और इन्होंने कब किया था? 1836 में किया था। ये एक अमेरिकन थे सैमुअल कॉल्ट, याद रखिएगा। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा कहता है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ग्रेटेस्ट? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे ज़्यादा होगा? इक्वेटर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, एट द पोल लाइन पे। तो कहाँ पे ज़्यादा होगा? देखिए, जब हम यहाँ पे हो, ये है हमारी अर्थ, ठीक है, और ये है इसके पोल, ठीक। जब हमारी पृथ्वी अर्थ रोटेट करती है तब क्या होता है, इसके जो आसपास का ये एरिया होता है, आसपास का एरिया, यहाँ पे रेडियस घटती बढ़ती रहती है, लेकिन जो ये एक्सिस होता है हमारा, यहाँ पे रेडियस हमारी सेम रहती है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे हाईएस्ट रहता है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट रहता है। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा एट द पोल लाइन, एट द पोल लाइन पे। अच्छा, एट द पोल लाइन, ये है अर्थ हमारी, ये है पोल, और ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 9th हमारा क्या कहता है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेट ऑफ अ पर्सन इन मूविंग लिफ्ट? चलती हुई लिफ्ट में किसी पर्सन का वेट कितना होगा? विल इंक्रीज, बढ़ेगा, विल डिक्रीज, घटेगा, द लोड विल नॉट चेंज, या फिर उसका भार नहीं बदलेगा, में इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, जब हम लिफ्ट में होते हैं, लिफ्ट चलती है जब, तो उसकी वेलोसिटी सेम होती है, इक्वल वेलोसिटी, आने और जाने की इक्वल, जिसके कारण एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है, और जब एक्सेलरेशन 0 है तो उसके वेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आप इसका ऑप्शन सी, द लोड विल नॉट चेंज, वेट चेंज नहीं होगा। और अगर कहीं पे कुछ कंडीशंस में ये भी होता है, एक्सेलरेशन इक्वल होता है, तब हमारा ऊपर से आने वाली डायरेक्शन, और ऊपर से जब आएंगे तो इंक्रीज होगा वेट, और जब नीचे इन द कंडीशन ऑफ एक्सेलरेशन, और जब नीचे से जाएंगे तो वेट जो है उसका डिक्रीज होगा। बट अगर हमारी वेलोसिटी सेम रहती है लिफ्ट के ऊपर नीचे आने जाने में, तो एक्सेलरेशन हमारा 0 रहता है, तो हमारा लोड जो है वो चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द शेप ऑफ अ रेन ड्रॉप इज स्पेरिकल ड्यू टू, रेन ड्रॉप का शेप जो है वो स्पेरिकल, गोल क्यों होता है? गोल क्यों होता है, देखते हैं। हमारे ऑप्शन है विस्कोसिटी के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, इलास्टिसिटी के कारण, या फिर ग्रेविटी के कारण। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन जो है वो लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी है जो फिर उसके एरिया को कम कर देता है, मिनिमम लेवल पे कर देता है। तो हमारी जो रेन ड्रॉप है वो जब गिरती है, जब रेन ड्रॉप अगर होती है तो उसका गोल शेप हो जाए। अगर इसका हम एग्जांपल ले लें एक, तो एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल जैसे कि हम पेपर जो होता है उसको बेकार हो जाता है तो फोल्ड गोल गोल करके फेंक देते हैं, और या फिर यही एग्जांपल रख लेते हैं, हम उस पेपर को गोल गोल, या हाँ हैंकी होता है, तो हैंकी को जल्दी जल्दी में हम उसको गोल गोल करके रख लेते हैं, तो वो अपने एक कम एरिया लेता है, कम एरिया घेरता है, तो जिसके कारण सरफेस टेंशन वहाँ पे काम करता है। सरफेस टेंशन, गोल एरिया जो है, गोल शेप जो है वो कम एरिया में आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण रेन ड्रॉप का स्पेरिकल शेप सरफेस टेंशन के कारण कम होता है। ओके, सरफेस टेंशन को इंग्लिश में पृष्ठ तनाव बोलते हैं। सो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो फिनिश होते हैं, और
आपको इससे आई होप आपको सीखने को मिला होगा। और अगर आपने सीखा हो, सच में सीखा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको आराम से मिल सके, जल्दी मिल सके तुरंत, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।